अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम के पॉडकास्ट की एक और बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से मैं इनको फॉलो कर रहा था और बड़ा अमेजिंग काम ये कर रहे हैं और पहली दफ़ा मैं इनको आज ज़िंदा देख रहा हूँ इंस्टाग्राम से बाहर। फैज़ान हैज़ बीन वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। और क्रिकेट की तो ये कौम वैसे ही बहुत दीवानी है, लेकिन फ़ुटबॉल के लिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से फैज़ान उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आज इनसे बात करेंगे। फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जब सारी दुनिया भाग रही है पीएसएल के पीछे, क्रिकेट के पीछे, शाहिद अफरीदी के फ़ैन हैं, शोएब मलिक के फ़ैन हैं, मिसबाह हक के फ़ैन हैं, आपको क्या पड़ी थी कि आपने फ़ुटबॉल के लिए काम करने का सोचा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बस कभी कभार लगता है कि शायद गलत हो गया लेकिन ऐसा ही है कि फ़ुटबॉल का शौक़ हमेशा से था। इट्स नॉट जस्ट अ गेम फॉर मी, इट्स मोर देन जस्ट अ गेम फॉर मी। इट हैज़ समवट शेप्ड मी इन व्हाट आई एम टुडे। जब हम जवान हो रहे होते थे तो आई यूज्ड टू लिव with people who were growing up and not doing much. हमारे इर्द गिर्द जो सोहबत थी वो अच्छी नहीं थी। अब लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे who ended up honestly ended up in jails or ended up doing a lot of illegal stuff and everything. And I somehow got away with it because I always had a football match, always had a football training, और हमारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें हमेशा फ़ुटबॉल होता था। तो बस ये शौक़ तब से डेवलप हुआ बचपन से ही था और करते करते अब ये करियर बन चुका हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक क्रिकेट ओरिएंटेड नेशन है हमारी, लेकिन अगर थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखा जाए तो आपको नज़र ज़रूर आएगा कि जो यंग जनरेशन है और जो यूथ है वो अब फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और मेरी जो इंटायर कोशिश थी वो ये थी कि यार जो मौके हमें नहीं मिल सके या जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सके, हमें फ़ुटबॉल छोड़नी पड़ी नौकरियों के पीछे, पैसे कमाने के पीछे, स्टडीज़ के पीछे, या जिस तरह भी आप कह लें, वो मौके अब जब थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन आई है फ़ुटबॉल की स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो जो यंग जनरेशन है, जो नए लड़के हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि वो कर लें अपना। तो सर कोशिश यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ना, चलें हम दुनिया में तो फ़ुटबॉल फीफा सबसे बड़ी गेम होती है, पाकिस्तान में क्रिकेट है। मुझे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास की बात की, एज एन ऑब्ज़र्वर ना, मैं आपको जानता था, मैंने आपको देखा तो मुझे पता लगा कि आप फ़ुटबॉल पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं? हम देखते हैं, मतलब मुझे तो इतना रेगुलरली इतना सिग्निफिकेंट कोचेज़ या ट्रेनर्स नहीं नज़र आए जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के, मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी फ़ुटबॉल की गेम्स नहीं होती। आपके अलावा, हम इस पे फ़ुटबॉल फैक्ट्री पे भी बात करेंगे, आपके अलावा कितने लोग हैं जो सिर्फ फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए, और गवर्नमेंट तो वैसे भी कुछ नहीं आ रही कर रही, हम उस पर भी ज़रा बात करते हैं कि आपने गवर्नमेंट को रीच आउट करने की कोशिश की या नहीं। तो कितने लोग हैं, अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करें कि कितने लोग हैं या कितने क्लब्स हैं जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी आउटरीच और माइलेज क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है उनके काम की? सर तो सबसे पहले नंबर्स पे बात कर लेते हैं। बेसिकली इस टाइम पाकिस्तान में 4 से 5 हज़ार के बीच में रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब्स हैं। व्हेन वी से रजिस्टर्ड फुटबॉल क्लब, विच मीन एवरी सिंगल क्लब हैज़ अ हेड काउंट ऑफ एटलीस्ट 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो इनटू आप 4000 कर लें तो ये आपके पास तकरीबन 5 से 6 मिलियन के करीब एक्टिव फुटबॉल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर अभी। ठीक है, और ये जो कंसेंसस है, ये जो नंबर्स हैं, ये आज से 3-4 साल पुराने हैं। आप अगर मेरे ख्याल से, मैं हर बंदे को ये एग्जांपल देता हूँ कि यार अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखें कि जो बेसिकली जो यूथ ईयर्स हैं आपके, जो कि 12 साल से लेके 17-18 साल की उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो आजकल किस स्पोर्ट्स में, वो आजकल क्या खेल रहे हैं? वो स्कूल जाते हैं तो वो अपने गेम टाइम्स के अंदर कौन सी गेम है जो खेलते हैं? और आपको कंसिडरेबल नज़र आएगा कि अब वो सारा जो है रुझान वो फुटबॉल की तरफ जा चुका है। तो मेरा ये सवाल है कि सर जब ये लोग 22 के होंगे, अपनी प्राइम हिट करेंगे, 23 के होंगे, अपनी प्राइम हिट करेंगे, तो अगर इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो वो टैलेंट ज़ाया हो जाएगा। हमारे ऐसे पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो कि आगे पीछे लीग्स वगैरह में खेल भी रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि वो यहाँ से नहीं गए हुए, वो वहीं पे वहीं पे पैदा थे। हुए, वहीं पे उनको ट्रेनिंग्स मिली, वहीं पे सब कुछ हुआ और उन्होंने वो वहीं पे उनको नौकरी भी मिल गई, उन्होंने करियर भी बना लिया।
अब जाके पाकिस्तान के अंदर आपको लोग नज़र आएंगे जो फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये पैराडाइम शिफ्ट खुद से मॉनिटर किया है, उन्होंने देखा है. आई थिंक द क्रेडिट हैज़ टू गो टू तो बेसिकली देयर आर टू फॉर्मेट्स व्हेन इट कम्स टू गेम ऑफ फुटबॉल. इट्स फुटबॉल एंड फुटसॉल. फुटसॉल इज़ बेसिकली शॉर्ट टाइम, कम लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ आप खेलते हैं. फुटबॉल इज़ 11 साइडेड, बड़ी जगह चाहिए आपको, 90 मिनट्स गेम होती है. इधर गेम 40 मिनट की होती है, 20-20 मिनट के 2 आप होते हैं. हम लोग वो भी कम कर देते हैं यहाँ पे. तो होता ये है सर कि जब फुटबॉल हमारी बैंड रही और सब फुटबॉल हमारा नहीं काम कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तब हमारी बैंड भी रही. हाँ, बहुत अच्छा बैंड रहे सर हम. आप 2000 डू नॉट कोट मी ऑन दिस, बट आई बिलीव कि हम लोग बीच में 2 दफ़ा 2-2 साल के लिए बैन हुए. बीइंग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, फीफा के जो हैं वो स्टैटसेस वो डिफरेंट, जो वो कहते हैं कि आप नहीं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर सकते, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो सकती. भाई पैसे जब हम आपको दे रहे हैं तो फिर तीसरे बंदे का क्या काम बीच में? आपने हमें रिपोर्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बताना है कि हमने बना लिया. बनाना अपने लिए, लेकिन वो आपको पूरा फीफा बेसिकली फीफा फॉरवर्ड 2.0 इज़ अ प्रोग्राम विच गिव्स एवरी मेंबर एसोसिएशन समवट अराउंड $2.4 million फॉर 4 years. उसके अंदर वो आपको गाइडलाइंस भी देते हैं कि ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, ये आपने अपनी लीग पे लगाना है, ये आप अपने प्लेयर्स पे लगाना है, ये विमेन फुटबॉल पे लगाना है, और ये आपने अपनी अकेडमीज एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट पे लगाना है. खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब काफ़ी सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया. 18 बीइंग अ पायनियर, आई थिंक इनको देखा देखी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स अब जंप इन कर चुके हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल के ऊपर काम कर रहे हैं. I won't name anyone, but there are groups in Pakistan who are basically working solely on the promotion of football and futsal as well. और आप यूएफा की ग्रेजुएट भी हैं. मेरे ख्याल में यूर प्रॉबेबली द ओनली पाकिस्तानी दैट हैज़ बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम इट. और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इफ़ एन एस्पायरिंग फुटबॉलर वांट्स टू गेट टू यूएफा, उसका एक तो प्रोसेस क्या है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और फिर फ्यूचर क्या है, और आपके लिए कितना मुश्किल था? सर मुश्किल तो बहुत था मेरे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि सिलेक्शन क्या होती है या नहीं होती, बीइंग अ फर्स्ट पाकिस्तानी. तो और दूसरा चैलेंज था पैसे. हाँ. तो बेसिकली यूएफा अकेडमी का जो ग्रेजुएट हूँ मैं आपको अगर समझाऊँ तो यूएफा अकेडमी के मैनेजमेंट डिग्रीज़ हैं. ठीक है. इनकी कोई 7-8 डिग्रीज़ हैं, जिनमें से टॉप पे आती है सर्टिफिकेशन इन फुटबॉल मैनेजमेंट. ठीक है. मैंने वो डिग्री की है. इट्स इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ लुज़ेर्न, स्विट्ज़रलैंड. ठीक है. विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री. तो when we say UEFA graduate, it basically comes under the category of academia, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एकेडमिक्स. ठीक है. मेरे पास 2 ऑप्शन थे जब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था अपने. या मैं कोचिंग कोर्सेज की तरफ चला जाऊँ, जिधर मैं यूएफा ए तक चला जाऊँ, यूएफा लाइसेंस कर लूँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन भी थे जाके टीम्स को कोच करने के. या फिर मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री कर लूँ, जो कि बेसिकली मुझे एक इनसाइड, मतलब कि कंपेरेटिव एज देती है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट. Being a coach, my impact is only on a team, which is 11 players or 23 players. Being a sports management degree graduate, if I work in the right direction, my impact is on a whole nation, right? So इस वजह से मैंने कहा कि यार मैं इस तरफ जाऊंगा. और पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, जब when it comes to football, सबसे बड़ा मसला ही है सर कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं है. कोचेज आपके पास फिर भी हैं. I can name a few. वलीद जावेद खान है, FA लेवल 3 आई थिंक, यूएफा लाइसेंस भी उनके पास है. अदील रिस्की साहब हैं जो कि अभी फुटबॉल पाकिस्तान विमेन नेशनल टीम के कोच हैं, उनके पास भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यूएफा बी लाइसेंस है या यूएफा ए लाइसेंस है. शहजाद अनवर साहब जो पाकिस्तान नेशनल टीम के कोच हैं, उनके पास भी यूएफा मतलब फीफा सर्टिफाइड यूएफा ए लाइसेंस सबके पास कुछ ना कुछ है जो काम कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री किसी के पास नहीं है. और बेसिकली लीग कैसे चलती है, एक जनरल सेक्रेटरी का क्या रोल है, पीएफएफ के स्टेटसेस हैं उनका क्या रोल है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, अगर उनके अंदर काम चलना है तो किस तरह से चलना है, ग्रास रूट डेवलपमेंट क्या है, एलीट फुटबॉल क्या है, पिरामिड के अंदर फाउंडेशन के अंदर क्या होना चाहिए. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अब ये फुटबॉल फैक्ट्री यहाँ पे जंप इन करते हैं, तो मैंने पिछले अपने 12 सालों में किसी बंदे को सर इस मुल्क में ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं करते हुए देखा. कहते हुए बहुत कुछ सुना है, आगे पीछे पॉडकास्ट वगैरह पे, इंटरव्यूज़ में बहुत लोगों को मैंने ये बात करते हुए सुना है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा. व्हेन वी से ग्रास रूट डेवलपमेंट वी मीन के भाई छोटी उम्र से बच्चों पे काम करना शुरू करना है, जब वो उनका जहाँ पे उनका
लव फॉर द गेम डेवलप हो रहा होता है, जहाँ पे वो यूथ ईयर्स होते हैं वहाँ पे काम कर। फुटबॉल फैक्ट्री इज एंटायरली एंड सोली वर्किंग ऑन 2 थिंग्स, ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड विमेन फुटबॉल। ग्रास रूट डेवलपमेंट की पहली चीज़ जो हमने की, अभी हमने रिसेंटली एक टूर्नामेंट करवाया जिसमें बेसिकली हमने देखा कि अच्छा स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम है हमारे पास। तो बेसिकली बेल्जियम आज से 4 साल पहले 5 साल पहले व्हेन यू टॉक्ड अबाउट बेल्जियम इन वर्ल्ड फुटबॉल, उनका कोई सीन नहीं था। 3 साल पहले या 2 साल पहले दे वर रैंक नंबर 1 इन फीफा रैंकिंग्स। जो हम रैंकिंग की बात करते हैं ना, पाकिस्तान रैंकिंग में कहाँ आता है, तो हम आई थिंक नीचे से तीसरे नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे। सर बेल्जियम ने 3-4 साल के अंदर रैंकिंग 66 से फर्स्ट की। कैसे की मैं आपको बताता हूँ, मैंने पढ़ी है ये बात मुझे किसने बताया, मतलब हमारा एक सेशन था जिसमें हम फुटबॉल डेवलपमेंट में क्लास ले रहे थे और वो बेल्जियन FA का हेड कोच था, मेन टीम का कोच रह चुका हुआ था। उसने हमें बताया कि बेल्जियम ने क्या किया कि उसने बेसिकली अपने स्कूल्स के अंदर एक नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि एक पहले उन्होंने बेसिकली बैठ के एक रिसर्च की एंड दे थॉट दिस इज़ हाउ आवर नेशनल टीम शुड बी प्लेइंग, विच मीन्स कि अच्छा ये फॉर्मेशन है, लेट्स से 4-3-3 की फॉर्मेशन है, इसके इर्द गिर्द नेशनल टीम को खेलना चाहिए। सर उन्होंने स्कूल्स के अंदर वो इम्प्लीमेंट किया सबसे पहले 12 साल के बच्चों पे, फिर उससे नीचे 8 साल के बच्चों पे, वहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया। स्कूल्स के अंदर वो नेशनल प्लान जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम था वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ और 3 साल के अंदर not a single player in national team of Belgium was playing inside Belgium. All of them were playing in top 5 European leagues in either UK, Italy, Spain, Germany. इन 5 लीग्स में सारे प्लेयर्स उनके खेल रहे थे। तो ये होती है ग्रास रूट डेवलपमेंट सर। यहाँ पे ग्रास रूट डेवलपमेंट and it took just like 4 years. हाँ, in just 3 to 4 years they were able to do it. And when we talk about grass root development, तो मेरा खैर मैं जब फुटबॉल के बारे में बात करता हूँ तो मैं फिर बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको बेसिकली बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं है। हमारे जो लोग बैठे हैं वो वही लोग बैठे हैं जिनको जिस तरह से टीवी पे देखा, यूट्यूब पे देखा, कर लिया। कोचेज़ की मैं बात नहीं कर रहा, कोचेज़ हमारे फिट हैं, कोचेज़ बाहर से आ भी जाते हैं। हमने रिसेंट पास्ट में हमने बाहर से कोचेज़ बुला के नेशनल टीम को कोच करवाया भी है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो ऊपर मैनेजमेंट टीम्स हैं, वो लोकल्स हैं, उनको सख्त ज़रूरत है कि उनको स्पोर्ट्स एकेडेमिया, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इस तरह की एजुकेशन उनके अंदर इंस्टिल की जाए ताकि वो अपने पुराने ख्यालों में से निकलें और नई मॉडर्न फुटबॉल की तरफ आएँ। अच्छा, ये जो यूएफए वाला प्रोग्राम था, इसके 2 चीज़ें रह गई। एक तो इसके प्रीरेक्स क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पैसे कितने लगते हैं? सर प्रीरेक्स में ये है कि यू शुड बी इन अ फुटबॉल इंडस्ट्री, कि आप किसी फुटबॉल इंडस्ट्री के साथ किसी भी तरह से मुंसलिक हो, किसी कैपेसिटी में हो। इफ़ यू आर अ कोच, इफ़ यू आर रनिंग अ टीम, देन इट्स एन ऐड ऑन। अदरवाइज अगर आप इवन मेरे साथ जो स्टार्टअप भी है आपका, तो आप स्टार्टअप तो मैं नहीं कहूँगा बॉस, लेकिन ये है कि किसी एक क्लब के साथ जो कि जिसकी टीम ऑपरेट हो रही हो, जिनका काम चल रहा हो, उन्होंने तकरीबन 1-2 साल में कुछ मैचेस खेले में हों, तो उनके साथ वो आपको वो फिर करते हैं कंसिडर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ नॉर्वे की डोपिंग कंट्रोल का हेड भी था। अच्छा। और वो फुटबॉल, उसका सिर्फ फुटबॉल नहीं है, उसके अंदर सारी स्पोर्ट्स आती थी, बट ही वाज देयर टू डू दिस कोर्स एज वेल। तो उसमें यह है कि मैं 18 के साथ काम कर रहा था, मैं कोचिंग कर रहा था, मैंने सारी एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ था। मेरी प्रोफाइल ने मुझे हेल्प किया कि भाई मैं एक फ़ुटबॉल इंडस्ट्री के अंदर हूँ बंदा। फिर मेरी जब सिलेक्शन हुई तो उसमें सबसे पहले उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू, पहले उन्होंने मेरी प्रोफाइलिंग मंगवाई सारी। जब मैंने उनको प्रोफाइल भेजी, वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरी एक इंटरव्यू कॉल हुई। जब मेरी एक इंटरव्यू कॉल हुई, उसके अंदर HR की बंदी बैठी हुई थी, UEFI कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों करना चाहते हैं कोर्स आप में। तो उसमें मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके मतलब मैं सीख के आऊँ ताकि मैं यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो इस तरह की मैंने उनको इस बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई। और पैसों की सर जहाँ तक बात है तो उस टाइम थे 6800 यूरोस, ये सिर्फ फ़ी है। अच्छा, लॉजिंग और रहना और खाना, लॉजिंग, रहना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ जो है वो आप समझ लें कि तीन आपके फेस टू फेस सेमिनार्स होते हैं जिनमें आपने जाना होता है। 2 होते हैं नियॉन हेडक्वार्टर के अंदर, ये स्विट्ज़रलैंड में, और एक होता है UK में, वेम्बली में। UK वाले पे मैं नहीं जा सका, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उन दिनों में। बाकी 2 पे मैं गया था। तो समवट इतने ही पैसे आपके ऊपर भी लग जाते हैं। ये पैसे मैंने जेब से दिए हैं बॉस,
सर जेब से गवर्नमेंट तो कर नहीं रही कुछ। ये वैसे मतलब 18 ने मुझे हेल्प आउट किया, ऑब्वियसली 18 ने मुझे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिंग में हेल्प आउट किया, और बाकी जो है वो मैंने खुद की हैं। अब कोई मतलब बंदा बैठा हो तो बंदा मुझसे पूछे तो सही, यार अच्छी वाली एक सिविक निकलवा लेते भाई, क्या अब तो बहुत ऊपर मतलब गाड़ियां बेच के आपके होंगे। 68,000 यूरोस इट्स स्टिल अ ह्यूज अमाउंट। 6800 यूरोस, और उसके ऊपर ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग वगैरह। अब मुझे ये बताएं कि हमने वो बात कर ली कि होना क्या क्या, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, स्पेशली क्योंकि हम बेस्ड इन इस्लामाबाद हैं, जुड़वा शहरों में, ट्विन सिटीज़ में। एक तो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और अगर है तो आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, और उसमें क्या बेहतर हो सकता है। फिर हम नेशनल टीम पे आएंगे और फुटबॉल फेडरेशन पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए सर, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि आपके वेन्यूज़, क्या आपके पास ग्राउंड्स हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अच्छा ठीक है ग्राउंड्स हैं तो उनके ऊपर हो क्या रहा है, उन ग्राउंड्स में चल क्या रहा है। तीसरी चीज़ ये कि ठीक है क्रिकेट खेल तीसरी चीज़ ये कि ठीक है ग्राउंड भी है, ग्राउंड के ऊपर कुछ चल भी रहा है, लेकिन पाथवे क्या है, मतलब कि वो जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, उनका पाथवे क्या है, वो कहाँ जाएंगे, किस रीजनल टीम में जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट टीम में जाएंगे, किस स्टेट टीम में जाएंगे, नेशनल टीम तक कैसे पहुँचेंगे। और फिर अगर चले लेट से वो भी है तो नेशनल टीम क्या कह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो मैं आपको सर सच्ची बात बताऊं, आई डोंट नो, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट के साथ काफ़ी दफ़ा, और इतना ज़बरदस्त सिस्टम आपके पास लग सकता है ना, आपके हर ग्राउंड में एक 11, आपके हर सेक्टर में इस्लामाबाद में एक 11 साइड का ग्राउंड पूरा है, फुल फ्लैज, जिस पे आप कहते हो कि 11 साइड प्रॉपर जो फुटबॉल हम टीवी पे देखते हैं वो हो सकती है। उसमें लाइटें भी लगी हुई हैं, उसमें ग्राउंड में घास भी लगी हुई है, उसमें पोल्स भी लगे हुए हैं, उसमें बैठने की जगह भी है, उसमें फैमिलीज़ के लिए घूमने की जगह भी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा उनके ऊपर। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 कि कुछ ग्राउंड में तो बस लोगों ने अंडर द टेबल CDA के साथ डील्स वगैरह की हुई हैं, वो एक टाइम के लिए जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ से खेल के निकल जाते हैं। कुछ ग्राउंड्स के ऊपर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, लोग शाम में जाते हैं, खेलते हैं। बेसिकली CDA के बायलॉज ये कहते हैं कि आप उन ग्राउंड्स के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, पैसे बना नहीं सकते आप उनसे। तो हम पैसे नहीं बनाना चाह रहे सर, हम हर सेक्टर की, फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, मैं हर सेक्टर की एक टीम बनाता हूँ। G9 की मैं G9 वॉरियर्स टीम बना देता हूँ, F10 की मैं F10 स्कूबा टीम बना देता हूँ। मैं हर सेक्टर की एक टीम बना देता हूँ, हर सेक्टर के अंदर एक ग्राउंड है, वो वहाँ पे जाएँ, उनको कोचिंग मिलेगी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वो खेलना शुरू करेंगे, इवेंचुअली इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अभी क्या हो रहा है कि बस जी CDA में मेरे डायरेक्टर साहब जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि जब तक कोई नहीं आता खेल लो, तो मैं भी खेल रहा हूँ। या CDA के अंदर मैंने कोई अलॉटमेंट अच्छे वक्तों में करवा ली है, तो उन्होंने बस अब ये मेरा ग्राउंड है तो इधर और कोई नहीं आ सकता, अगर तुमने खेलना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, लेकिन CDA की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है सर। गवर्नमेंट कितनी, आप थोड़ा सा वो भी बताएं कि आपने अगर लोगों को रीच आउट किया तो उनके रिस्पॉन्सेज क्या थे, बेशक नाम ना लें, लेकिन गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है उसमें, और चैलेंजेस क्या हैं। बाकी जो इस्लामाबाद में आपको असिस्टेंस चाहिए उसमें हम इस पर आफ्टर पॉडकास्ट डिस्कस कर सकते हैं कि हम आपको कहाँ क्या असिस्ट करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटेटिव रही है इस पूरे प्रोसेस में। सर मैंने अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, और मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए किया है वो मैं आपको भी खुल के बता देता हूँ। मैंने बेसिकली सर एक कोई और कॉपी ना कर ले हमारे पॉडकास्ट। क्या कर सकते, चलो किसी का भला ही हो जाएगा ना, फुटबॉल में किसी का भला हो जाए, कोई मसला नहीं। तो सर फुटबॉल फैक्ट्री के अंदर 5-6, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरा मेरा विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये है कि एक फुटबॉल टीम है मेरी लड़कियों की, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया हुआ है, मुझे रिस्पांस अभी तक तो अच्छा ही आया है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अभी, आई एम स्टिल इन द वेटिंग फेज कि भाई मेरी चीज़ें चली गई हैं सारी, अब उन्होंने मुझे बताना है। मैंने उनसे क्या मांगा है सर, मैंने उनसे एक ग्राउंड मांगा है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल ग्राउंड दे दो, प्रेफरेबली 4 दीवारी के अंदर दे दो, क्योंकि मैंने लड़कियों को ट्रेन करना है, ठीक है। और मैंने उनको आइडेंटिफाई भी कर दिया जगह, मैंने उनको बता दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके सामने यहाँ से नज़र भी आ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर 3 बड़े ग्राउंड हैं, एक बड़ा ग्राउंड है जो कि जिन्ना स्टेडियम जिसको आप कहते हैं, जिसमें 35,000-30,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी भी है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली ग्राउंड इन पाकिस्तान विच कैन होल्ड एन इंटरनेशनल मैच। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना, अच्छा ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके साथ 2 ग्राउंड और हैं सर प्रॉपर 11 साइड के, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे वाले में आप मुझे बताएं कि कैसे एक प्राइवेट एकेडमी चल रही है,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, कैसे नीचे एक प्राइवेट वो किस चीज़ अकेडमी की चल रही है? है? फुटबॉल की है? फुटबॉल की है। फुटबॉल की। मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा, ठीक है। किसी की अब चल चल रही रही है तो हाँ। चलने दो, मुझे नहीं पता ठीक क्या। है। लेकिन लॉ आपको ये नहीं अलाउ नहीं करता। अलाउ नहीं करता कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर प्राइवेट एकेडमी चलाएं कमर्शियल पर्पसेस के ऊपर। चल रही है, क्लब चल सकता है, ठीक है। क्लब अगर आपका एक Academy क्लब तो commercial होगी ना, आप academy तो पैसे आप ले उससे रहे हैं पैसे और बना रहे पैसे ले रहे हो। हैं। हम क्लब में तो पैसे नहीं बना रहे हो। क्लब में जो पैसे आए वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आते हैं और वो भी सर री इन्वेस्ट होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मतलब आप स्पॉन्सर के पास जाते हो, आप कहते हो यार ये मेरा बजट है, ये मैंने इस चीज़ पे पैसे लगाने हैं। वो आपसे कल को पूछेगा, अच्छा यार मैंने तुझे 10 रुपये दिए, वो कहाँ लगे, मुझे रसीदें दो या मुझे दिखाओ कहाँ लगे, ठीक है। अकेडमी के अंदर तो ये है कि सर आपका बच्चा है 4 साल का, मेरे पास भेजे, मैं उसको महीने के 10,000 रुपये 12,000 रुपये उससे लूँगा, उसको ट्रेन करूँगा, और क्या पाथवे है क्या है कुछ, बस ठीक है, खाना पूरी है। अब मैंने उनसे कहा है कि मुझे एक तो ये आपके पास एक ग्राउंड है जो बीच में खाली पड़ा हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे आप वो ग्राउंड है, मैंने वहाँ पे लड़कियों का फुटबॉल क्लब स्टार्ट करना है, तैयार करना है। उसके लिए मेरी कमर्शियल ब्रांड से बात हुई हुई है, कुछ कमर्शियल ब्रांड्स के पास मेरे प्रपोजल गए हैं जो कि मुझसे और चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ ही मेरा ग्राउंड है। ग्राउंड तो मेरे पास ग्राउंड नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा। अब उसमें हम लड़कियों को मतलब एक शोकेस इवेंट कर रहे हैं जिसमें ट्राई आउट्स करेंगे। ट्राई आउट्स में जो लड़कियां आएंगी, हमें टैलेंटेड नज़र आएंगी, उनको हम ऑनबोर्ड करेंगे, उनका एक क्लब यहाँ पे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे उनको अच्छी कोचिंग देंगे, हफ्ते के 3 दिन 4 दिन एक अच्छे कोच के अंडर, और उसी के साथ साथ हम इस तरह से उनको एम्पावर भी करेंगे। ये मेरा प्लान है। इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट के पास गया हूँ, अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ सर कि इस्लामाबाद के अंदर जितने भी MCI के अंडर, हाँ एग्जैक्टली, जो व्हाट डू यू कॉल देम, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर स्कूल के अंदर एक ग्राउंड है, 4 दीवारी के अंदर भी है, ठीक है। वो भी अंडर द टेबल डील्स हुई हुई हैं लोगों की, चल रहे हैं वहाँ पे। छुट्टियाँ हैं तो ग्राउंड यूज़ हो रहा है। छुट्टियाँ नहीं भी हैं, अच्छा। तो शाम को 3-4 बजे से लेके मगरिब तक वो ग्राउंड किसी ना किसी कैपेसिटी में इस्तेमाल हुए में, आगे पीछे हुए में, ठीक है। तो भाई, और वो भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, कोई क्लब श्लब रन नहीं हो रहा वहाँ पे, एकेडमी चल रही हैं, ठीक है। तो वो मैं तो पैसे लगाने के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार कि मैं पैसे लगा दूंगा, मुझे जगह दे दो। इधर लोगों के पास जगह है और वो उससे पैसे बना भी रहे हैं, और मतलब जो सीधे रास्ते से जा रहा है हाँ, उसको उसका कोई नहीं, और जिनकी अंडर द टेबल डील्स हैं, हाँ, वो उनका सिलसिला वो चल रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कितना इफेक्टिव है? मैंने सुना है वो कोई टीम भी हमारी गई हुई है ख़वातीन वाली बाहर। बिल्कुल। वो गालिबन वो कौन सी ओलंपिक्स हैं कि क्या? ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए। ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए। तो PFFA कितना इफेक्टिव है, और हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में, जैसे PCB तो बहुत ही पावरफुल है ना, तो इनकी स्टैंडिंग क्या है एंड हाउ इफेक्टिव दे वुड बी? मुझे तो लगता ही है कि मतलब जो ये क्लब्स चल रहे हैं वो शायद वो, क्योंकि उनके वो मैनेजर्स और वो कोचेस सारे बाहर से पढ़ के आते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, उनको मतलब उन्होंने सारी ज़िंदगी देखा नहीं होता ना, उनको उस गेम का पता होता है। तो कितना इफेक्टिव हैं ये लोग? और ख़ास तौर पे देन आई वुड लाइक यू टू टच अपॉन वुमेन इन फुटबॉल, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो आपने भी बात भी की। सर PFF को आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो एसोसिएशन विद ईदर पार्टी, ईदर PFF और द अपोजिंग पार्टी, बट आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने पहली दफ़ा शायद काम होते हुए देखा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर, मैंने पहली दफ़ा शायद एक्टिविटी होते हुए देखी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर। मसले वहाँ भी हैं और बड़े डीप रूटेड इश्यूज़ हैं। अभी हमारी एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई हुई है फीफा की तरफ से, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न पे या पाकिस्तानियों पे ही मुश्तमिल है, पाकिस्तान के अंदर से लोग चूज़ हुए हैं। लेकिन फ़ीफ़ा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी भेजी हुई है पाकिस्तान के अंदर बना के, जो कि ये मसले सॉल्व करने के लिए आई हुई है। अब लोग इनको कहते हैं कि भाई आप इलेक्शन करवाएं और जाएं। लोगों को ये नहीं पता कि सिमिलर केस हुआ था इजिप्ट के अंदर नॉट लॉन्ग अगो, जब सिविल वॉर हुई थी, वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी भेजी गई थी। और नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि उनको जो मतलब कि एक इलेक्शन का मैंडेट है उनके पास बाकी एक्टिविटीज़ का भी मैंडेट होता है। उन्होंने बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ लेके चलनी होती है। यहाँ पे उन्होंने एक इवेंट करवा दिए, 2 इवेंट करवा दिए, लोग पीछे पड़ गए, जी आप इलेक्शन छोड़ के बाकी सब कुछ करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। भाई उनका काम है करवाना वो, ठीक है।
ठीक है इलेक्शन डेट्स के अंदर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बाकी एक्टिविटी के अंदर आप उनको नहीं छेड़ सकते कि मतलब आप क्यों ये कर रहे हैं। उनका काम है, उन्होंने करना है भाई, उन्होंने रिपोर्टें भेजनी है आगे, ठीक है। अगेन क्यों? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन की कमी, कि लोगों को आइडिया नहीं। पीएफएफ को सर मैंने काम करते हुए देखा है, अब जाके फाइनली मैंने कुछ देखा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए सर। 2 महीने पहले पहली फीफा समिट हुई है पाकिस्तान के अंदर, पहली फीफा समिट, बिल्कुल, जिसके अंदर बेसिकली मकसद ये था कि फीफा और एएफसी के डेलीगेशन आया हुआ था और वो यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिंगल कर रहे थे, बात कर रहे थे, पूछ रहे थे अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहली in 2023 after 1947, so this speaks volume. बाकी लड़कियों के एंड पे, विमेन फुटबॉल के एंड पे हमने देखा कि काम शुरू हो चुका है। सऊदी अरेबिया ने एक 4 नेशन सीरीज़ होस्ट की सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसमें पाकिस्तान 2nd नंबर पे आया। इट्स अ ह्यूज थिंग सर, इट्स अ ह्यूज थिंग। और वो भी पाकिस्तान सऊदीया के साथ मैच आई थिंक आखिरी मिनट में गोल खा के या बराबर करके आया। अच्छा, जो आप लोगों ने शायद हो सकता है एक क्लिप वायरल भी देखा हो, मारिया जमील खान का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन जो है हमारी फुटबॉल टीम का, उनका एक गोल था लेफ्ट फुटेड जो उन्होंने मारा, वो उस मैच का गोल है जो हमने देखा। उसके बाद ये लोग गए नेपाल में जाके इन्होंने नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ मैचेस खेले, जिसमें से नहीं नेपाल, हाँ मालदीव्स के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश और इंडिया के साथ आई थिंक मैचेस खेले, जिसमें से हम आई थिंक मालदीव्स वाला जीत गए, बाकी हम हार गए। लेकिन नाउ यू सी एटलीस्ट सम एक्टिविटी हैपनिंग, women going to places to play a tournament, राइट। 2 साल पहले 3 साल पहले चलता टूर्नामेंट बंद करवा दिया था सर इन्होंने, जो दूसरी मत में नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन इन्होंने चलता टूर्नामेंट बंद करवा दिया था, ठीक है। और फिर अब लड़कों की टीम भी माशाल्लाह से अच्छी बन चुकी हुई है, यंग ब्लड नज़र आ रहे हैं, नए लड़के नज़र आ रहे हैं, नई मोटिवेशन नज़र आ रही है। अभी हम आई थिंक मालदीव्स गए हुए थे फीफा फ्रेंडली के लिए, हम 1-0 हारे हैं उनसे, विच इज़ अ ग्रेट रिजल्ट सर, गिवन कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ट्रेनिंग, नो व्हाट्सोएवर। 3 महीने 4 महीने का कैंप लगा के आप जाके मालदीव्स के साथ खेलने जा रहे हैं, जो कि एशिया में हमारे से 8-10 रैंकिंग ऊपर है, ठीक है। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो सम एक्टिविटीज हैपनिंग, देयर आर कोर्सेज बीइंग ऑफर। मैंने पीएफएफ से फुटसॉल का लेवल 1 कोर्स किया रिसेंटली। अच्छा, ऑल्दो उसमें अलग उसके मसले अलग थे लेकिन चलो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो things are moving in some अभी रेफरिंग का कोर्स हुआ है, अभी सी लेवल का कोर्स हुआ है, मतलब कुछ तो हो रहा है ना। पहले मैंने नहीं देखा इस तरह से कुछ होते हुए। अच्छा फैज़ान, हमने ये तो सारी चीज़ें देख ली। अगर हम नेबर्स में बात करें, इंडिया या साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, बाकी मुल्क कितना फ़ुटबॉल पे फोकस्ड हैं और हम उनसे कितना पीछे हैं? सर मैं एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश की और इंडिया की। बांग्लादेश हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब विद देयर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, द वे दे प्ले इज़ लाइक कि आपको लगता है कि यार ये तो किसी अच्छी लीग की टीम खेल रही है। और उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने अपनी ग्रास रूट पे काम किया, उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर काम किया, उन्होंने अपनी यूथ पे बेल्जियम वाला मॉडल उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो मॉडल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और आज उनकी लड़कियों जो विमेन टीम है वो आई थिंक हम सबसे बहुत बेहतर है, इंडिया से भी बेहतर है, ठीक है। और इंडिया की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो इंडिया के पास तो आप कह सकते हो कि बॉलीवुड है, वो हर चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर बॉलीवुड डालेंगे तो अट्रैक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट नेशन एज वेल, इंडिया, they have a pretty solid Indian football league going on right now. A couple of years ago I saw Roberto Carlos, जो कि एक बड़ा नाम होता था एक टाइम पे, ब्राज़ीलियन, वो वहाँ पे कोचिंग कर रहा था एक टीम की। मेटाराजी, इटालियन लेजेंड, इज़ कोचिंग इन इंडिया। ऑल इंडियन सुपरस्टार लीग है या पता नहीं क्या नाम, ऑल इंडिया सुपर लीग नाम है इनका, कुछ इस तरह का नाम है। सो पॉइंट बीइंग दे आर इन्वेस्टिंग। विराट कोहली इज़ ट्वीटिंग अबाउट अ क्लब इन गोवा which is working on their grassroots development, grassroots football, ठीक है, which means they are on it. What are we doing about it, sir? We're doing nothing. हम क्रिकेट बहुत अच्छी गेम है, ज़बरदस्त गेम है, हमारी पहचान है, हम वर्ल्ड कप जीते हुए 2, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन सर 20 से 24 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर, सारे तो क्रिकेट नहीं खेलते ना, सारे फीफा के लिए पागल हुए होते हैं, सारे पागल हुए होते हैं फीफा के लिए। आप, मैंने भी कुछ अरसा इस सेक्टर में काम किया जिस सेक्टर में आप कर रहे हैं, ठीक है। आप के पास TRPs आती होंगी, बिल्कुल, स्पोर्ट्स चैनल्स की भी आती होंगी। आप सिर्फ ये देख लें कि सैटरडे संडे को शाम 8 बजे से लेके, जो कि प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम शुरू हो जाता है 8 बजे, 8 बजे से लेके 10 बजे तक, चलो आप कह लो, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है। आप 8 बजे ऑनवर्ड्स रात 12 बजे तक
स्पोर्ट्स चैनल की निकालें ऐसे TRPs और उसके अंदर देखें कि जो स्पोर्ट्स चैनल प्रीमियर लीग दिखा रहा है और जो स्पोर्ट्स चैनल क्रिकेट दिखा रहा है, क्या ज़्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि हम तो हैं भी न्यूज़ बिजनेस में ना, तो जब हेडलाइंस चलती हैं ना तो प्रायोरिटी पे होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी नंबर 1 पे हेडलाइन है, पहली हेडलाइन बड़ी खबर है, इमरान खान को कुछ हो गया नंबर 2। ये इन लीग्स की ना तीसरी या चौथी खबर होती है। पेट्रोल इसके बाद चल रहा होता है, शुगर प्राइसेस उसके बाद चल रही होती हैं। और क्रिकेट से ज़्यादा ना, मतलब इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो क्रिकेट के लिए तो लोग चलें जहाँ बैठे हैं, फ़ोन पे देख लेना, पीपल शट देयर थिंग्स ऑफ एंड दे गो होम एंड कि भाई आज तो फलाना पता नहीं कि मुझे तो लिवरपूल का मैच देखने जा रहा हूँ, यूनाइटेड मैच है, और लोग निकलते ही नहीं है घरों से। हाँ। तो वो प्रॉबेबली बिकॉज हमारे मुल्क में शायद इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन दिस इज़ द लार्जेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर। और सारी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। हमने चैलेंजेस की बात कर ली, मुझे एक बुलेट्स में बताएं कि मसाइल तो ये हैं, उनका हल क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, और करने किसने हैं, और आपको कौन रीच आउट करे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं इमरान खान की तरह 90 दिन में करप्शन तो नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन मैं इसको फॉर्मुलेट करने में या इसको एक ऐसी स्पोर्ट बनाने में काम कर सकता हूँ जो पाकिस्तान को कल इंटरनेशनली फ़ायदा दे। सर मुझे रीच आउट किया गया है, 1-2 दफ़ा किया गया है, और साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से किया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इश्यूज़ ऐसे हैं ना सर, कि इतने डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, इतने डीप रूटेड इश्यूज़ हैं कि आज मैंने एक के साथ काम करना शुरू कर दिया तो मुझे दूसरों ने गंदा करना शुरू कर देना है। मैंने दूसरों के साथ काम करना शुरू कर दिया तो मुझे पहलों ने गंदा करना। दोनों पार्टियां मिल के नहीं कर सकती मुल्क के लिए। अगर करते हैं तो सर इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई, ठीक है। लेकिन देन अगेन मुझे ये डर लगता है कि यार मेरे साफ शफाफ कागज़ जो है ना वो गंदे हो जाने एवं अगर मैं इधर कहीं चला गया तो ये फुटबॉल फैक्ट्री इस तरह से इसने जन्म लिया कि मैं अपना काम करूँगा, सुथरा काम करूँगा। मैं कंसल्टेंसी देने को तैयार हूँ, मैं नेशनल प्लान बना के देने को तैयार हूँ, मैं ये बता के देने को तैयार हूँ कि ग्रास रूट डेवलपमेंट पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, विमेन डेवलपमेंट पे मतलब मैं आपको स्ट्रैटेजी मेरे फोटे है, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं वहाँ पे डिस्टिंक्शन लेके आया हूँ 35 गोरों के अंदर जो कि 10-15 साल से वो काम कर रहे थे, ठीक है। मैं उन पर दूसरे नंबर पर आया हूँ। मेरी फोटे ये मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के दूंगा कि अगले 17 साल में 18 साल में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर कैसे खेलना है। जीतने की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन खेलना कैसे है अगले 17 साल 20 साल में मैं आपको बता सकता हूँ कैसे खेलना, ठीक है। मैं पाकिस्तान के लिए काम करने को सर तैयार हूँ, बैठा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर भी लगता है। मेरा भी एक घर है, मेरा भी एक सिलसिला है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मैं क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मैं ना यूँ घोड़े की तरह यूँ साइडों से बंद कर लेता हूँ, एक फोकस होता है मेरा, मैं उस तरह पे काम करता हूँ। मेरे घर वाले नाराज़ भी होते हैं इस बात पे मेरे से, लेकिन मुझे लगता है कि ये मसले सॉल्व होने वाले हैं। ऐसा नहीं है मसले सॉल्व होने वाले नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह पे किसी को बैक फुट लेना पड़ेगा, किसी को फ्रंट फुट लेना पड़ेगा, लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा, और काम जो है वो तरीके से अगर आप जो फीफा आपको पैसे दे रहा है ना, तो आपने उसी डायरेक्शन में काम भी करना। दूसरी डायरेक्शन में काम मुझे लगता है कि अब भी नहीं हो सकता। बाकी तो सोल्यूशन बहुत सारे हैं और बहुत सारे नहीं भी। आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड स्पेशली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर बीइंग वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट, ये जो आई एम सॉरी लेकिन 50-60 साल से जो लोग बैठे हुए हैं इनको जाना पड़ेगा सर। नई सोच को आना पड़ेगा, नए लोगों को आना पड़ेगा, नई मोटिवेशंस को आना पड़ेगा। जो लोग बस जिन्होंने खुद ही अपने निज़ाम में एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का निज़ाम बनाया हुआ है कि हमें लगता है कि ऐसे चलना चाहिए, उस तरह पॉसिबल। नए कोचेज़ आने पड़ेंगे, पुराने कोचेज़ को जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी जाना पड़ेगा, नए कोचेज़ को आना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को आना पड़ेगा, इसके बाद आपके खिलाफ लॉबी शुरू हो जाएगी, नए एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ सर हो गए, हो ही भी है एक दफ़ा, मैं अब क्या करूँ। लेकिन मैं आपने मुझसे हल पूछा, मैं आपको हल बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से हल ये नए लोगों को आना पड़ेगा, नए आइडियाज़ को आना पड़ेगा, नई मोटिवेशन को आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर ली सारी बात फुटबॉल की। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आपकी इंस्टाग्राम जर्नी पे और थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ पे भी, क्योंकि बेगम भी आपकी पब्लिक फिगर हैं और आप खुद भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो थोड़ा सा हम अब उस तरफ आते हैं कि हाउ बेनिफिशियल द इन्फ्लुएंस यू हैड थ्रू योर डिजिटल अकाउंट्स एंड थ्रू योर इंस्टाग्राम, उसका कितना, एक तो मतलब फुटबॉल तो चलो एक सेगमेंट हो गया ना, ज़िंदगी में उसका उस इन्फ्लुएंस की मैं बात करूँ, पैसे कितने देते हैं लोग एंडोर्समेंट्स के, उस पर हम बाद में आते हैं,
लेकिन वो इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है सर, बहुत ज़्यादा। मेरी तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया है उससे। अगर मैं सिर्फ फुटबॉल की ही भी बात करूं तो आपको पता है वहीं से चला कि मैं फुटबॉल प्रमोटर हूँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। लोगों को पता वहीं से चला कि मैं फुटबॉल को प्रमोट करने वाला आदमी हूँ, या फुटबॉल खेलता हूँ, या मैं कोच हूँ, या मैं कराता हूँ, ये सब कुछ। एक बहुत मतलब कंसिडरेबल चेंज था व्हेन इट हैपेंड। ये बात मैं लोगों को क्लियर कर दूं कि शौक मुझे था पहले से। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने शादी के बाद कंटेंट बनाना शुरू किया या शादी के बाद मुझे ये हुआ या नहीं। अगर मैं कहूँ तो मैं झूठ कहूँगा। मैं मतलब फुटबॉल पे भी पहले चीज़ें बनाता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल पे भी पहले चीज़ें बनाता रहा हूँ। मैं याद है मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हर सेमेस्टर की एक वो रील बनाता था अपनी छोटी सी तमाम क्लास वालों के साथ ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 4 मंथ 3 मंथ जो भी होता था। तो कहीं ना कहीं कीड़े मुझे थे। ठीक है, मैं मीडिया सोसाइटी में भी था, मैंने 1-2 प्लेज भी किए, थिएटर भी मीडिया चैनल्स के साथ भी रहे, मैं मीडिया चैनल के साथ भी रहे, उससे पहले रहा मैंने होस्टिंग भी की हुई, आपको ठीक है देखा होगा आपने कहीं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि शौक मुझे पहले से था। जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली वो इंटायरली डिफरेंट हो गया। वो सारा कुछ एक तो डिजिटल हो गया, नंबर 1। नंबर 2 मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट हो गया मेरे पास थ्रू माई वाइफ, आई वुड लाइक टू से एंड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि वहाँ उसके उधर से मुझे जो फॉलोअरशिप आई, उधर से मुझे जो लोग आए, उन्होंने देखा कि यार अच्छा चलो शक्ल तो है ही है, काम भी कर ठीक है, और अच्छा काम कर रहा है, कोई काम मतलब किसी काम का किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो उधर से बहुत फ़र्क पड़ा सर मुझे, बहुत ज़्यादा। आप दोनों का माशाल्लाह प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कपल पाकिस्तान के आप माने जाते हैं। वालिया हैज़ बीन लाइक नंबर 1 इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान। मैं आई वांट टू डीकंस्ट्रक्ट द प्रोसेस। एक अच्छी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, खुश रहें, नज़र ना लगे, लेकिन एक अच्छी शादी ना पाकिस्तान में इट्स अ मिथ और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होंगी, कुछ आपकी बेगम की होंगी। असल प्रोसेस इज स्टिल कोपिंग अप विद ईच अदर डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस। और मेरे बहुत सारे दोस्त, उनकी अभी रिसेंटली शादियाँ हुई, मैंने इसी खौफ से नहीं की। शादियाँ हुई और थोड़ी देर से बाद ख़त्म हो गई। एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड 10 years अर्लियर, और अब आके मेरे से उम्र में बहुत सारे बड़े मेरे दोस्तों की अभी आके डिवोर्स हो रही हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मिलेनियल्स और जेन जी मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। सो आई वॉन्ट यू टू गिव टिप्स टू ऑल दोज people in relationships and people who are getting married or they have been married, कि ये प्रोसेस क्या है भाई? मतलब क्या करे बंदा कि बेगम भी खुश रहे, काम भी चल रहा है, और उसके बावजूद ना, क्योंकि मुझे ये लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें एक चीज़ मतलब बहुत बड़ी सी चीज़ होगी एंड वी विल स्टिक टू एंड नहीं यार दिस इज नॉट, अब वो सीजन्स देख के ना यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस, लेट्स एंड दिस इन अ गुड वे। और हम लोगों को रखते नहीं हैं उस तरह से। सो मैं उस पे आपका, बल्कि किसी दिन आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि हम इनको और इनकी बेगम को एक साथ बिठाएं और ये कन्वर्सेशन हम उस वक्त भी करें, और ये हम अलग से इसकी एक रील डालेंगे, उस पर आप दोनों को टैग करेंगे, फिर देखेंगे लोग नीचे क्या कह रहे हैं। तो मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि क्या फॉर्मूला क्या है? सर आई एम नो एक्सपर्ट ऑनेस्टली, लेकिन मैं अपनी एक्सपर्ट तो बंदा उस चीज में होता है जो बार बार करना, शादी तो होती है एक बार, सो नोबडी इज एक्सपर्ट ऑन इट। मतलब आई एम सेइंग मैं कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं हूँ। मुझसे ये सवाल इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं हूँ, या मतलब आई पर्सनली थिंक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप। आई थिंक इट्स अ 2-way रोड। मतलब एक मोटरसाइकिल है, उसके 2 पहिए हैं, अब पहला चलेगा तो पिछला भी चलेगा, पिछला चलेगा तो अगला भी चलेगा। ऑब्वियसली नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट, हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं अक्सर हमारा, लेकिन समवट कोई चक्कर ऐसा है कि हम सिर्फ काम पे लड़ते हैं, वैसे हम नहीं लड़ते। जब हम कोई काम शाम कर, अब तो खैर वो भी बहुत ठीक हो गया, लेकिन जब हम कोई कंटेंट पीस जनरेट कर रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, या कोई आइडिया जनरेट हो रहा है, तो उस पे हमारी आपस में वो हो जाती हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड साइन, बिकॉज इट्स इन अ हेल्दी टर्म्स ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस यू कैन से। लेकिन हाँ, इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक अच्छा जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सख्त खिलाफ था शादी के, वैसे बाय द वे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। फिलहाल मैं भी हूँ, और जो जिसकी शादी नहीं होती वो खिलाफ ही होता है। ठीक है, तो मैं आई वॉज नॉट इन फेवर एट ऑल, बट
आई हैड जस्ट गॉट आउट ऑफ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप व्हेन आई मेट वलिया, ठीक है, एंड आई वाज टेकिंग इट लाइक हम म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, हम लोग चले गए नॉर्थ एक उस पर टूर पे चले गए। वहाँ पे मैं वलिया को इतना जानता था कि यार ये कोई फोटोग्राफर, मतलब मैं इस तरह से जानता था, मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं था इन्फ्लुएंसर होता क्या और ये क्या सिलसिला है, ठीक है। तो हम तो टीवी वाले लोग थे, जाके बेचते थे एजेंसियों में, ठीक है। तो मतलब मुझे ये था कि ये फोटोग्राफर हैं, एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट नोशन इन टर्म्स ऑफ यार ये बड़ी मशहूर हैं तो इनका बड़ा कोई टिशपटाश, कोई मतलब कोई बड़ा सीन होगा, यो मैं बात करनी, तुम कौन, मैं खाऊंगा, ये वो। लेकिन जब मैं उनसे मिला सर, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, एंड द वे शी dealt with people around her, the way she spoke about her family, the way she had friends, मतलब के आगे पीछे जो बात आती, तो उस पर आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय हर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। और आपने कहा बस यही है, और मैंने कहा क्योंकि तुम ही बस उधर की मैं सर दिल शिल फेंक दिया हमने, और उधर बाद में वापस आए, और आई मतलब अब मेरा और वलिया का जो आपने कहा ना कि बेसिकली ये क्या चक्कर है कि वो हम बहुत डायरेक्ट हैं अपनी कॉन्वर्जेशंस के अंदर, जो हमने बात करनी है हमने टू द पॉइंट करनी है, वी आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश उस एक बात की, नहीं, हमने जो बात करनी है हमने डायरेक्ट ऑन पॉइंट सीधी सीधी फेस टू फेस उसके बारे में बात करनी है और उसका रिजल्ट निकालना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने उसको प्रपोज किया शादी के लिए, तो मैंने उसको सिंपल इस तरह से बात की, मैंने कहा बीबी मेरी बात सुनो, ये हैं मेरे अगले 3-5 साल के गोल, ये हैं मेरी चीज़ें जिनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, ये हैं मेरी जिनके ऊपर मैं नहीं कर सकता, तुम मुझे अपनी बताओ कि तुम पे कर सकती हो, तो अपनी बताओ जिन पे तुम नहीं कर सकती, और ये मेरे अब मैं अपना एक रिलेशनशिप, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो ऐसे देखता हूँ, और मैं ज़रूरी ये जानना चाहता हूँ कि तुम उनको कैसे देखती हो। टोटल 20 मिनट की कॉन्वर्जेशन थी सर वो। डर नहीं लगा कि मना ना कर दे? नहीं सर, उस टाइम तक इतनी बनाई ना बजे वर्स्ट शी कुड से नो, और नीचे इतनी लंबी वीडियो सर उससे पहले इतनी नो सुन चुका नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। तो उसमें मतलब आई वाज 27-28 व्हेन वी वर डूइंग दिस, तो यू आर ऑलरेडी बिन थ्रू अ लॉट के यार आप कहते हो कि यार मुझे नो बुलशिट बात करनी है भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ठीक है। तो हमने 20 मिनट की वो कॉन्वर्जेशन की, उसके बाद हम राजी थे। अगली बात मैंने की कि भाई अम्मी से मिलवाओ, 3-4 दिनों में उसकी अम्मी से मिला, बात चली, बात आगे चली। इवन अभी भी जो हमारे डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सल्क करता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा तंग भी करता हूँ रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा मेरे से इस पॉइंट में ज़्यादा समझदार है कि जो बात होनी है बैठ के होनी है, हल इसी तरह से निकलना है। कभी आप ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक रिलेशनशिप के अंदर ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि यार शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। किसी भी दोस्ती के अंदर, घर के आपके मतलब ये सिर्फ एक वो रिलेशनशिप, दो लोग इन्वॉल्व हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो, तो वो उसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये भी, वो भी गलत हो सकता है, अच्छा ठीक है, फिर जब बात होगी कि ठीक है यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे नहीं थी, कितनी जल्दी आप उस लिम्बो से निकलते हैं, ये एक टिप मैं देना चाहता हूँ जो कि मैंने ओवर द टाइम सीखी है, कि जितनी जल्दी आप उस आर्ग्यूमेंट ख़त्म होने के बाद उसको पीछे छोड़ेंगे ना, उतना अच्छा है आपके लिए। और फिर आप उनकी अम्मी से, क्योंकि वलिया का अपनी नानी के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन, बिल्कुल, और इनकी वालदा और मैं एक टेड टॉक पे साथ थे, तो आई सीन हर, और मतलब शी इज़ अ मार्वेलस वुमन, और उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंस्टाग्राम पे। तो मतलब फैमिलीज़ का कितना रोल था, और फिर जब आप उनकी अम्मा से मिले, और आई सीन योर मदर, और आपकी फैमिली भी बहुत सारी उसमें फीचर हो रही होती है साथ, तो इट्स अ वेरी हेल्दी बॉन्ड ना। नॉर्मली ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद ना सास और बहू में डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, लेकिन प्रॉब्ली आप लोगों के भी होते होंगे, लेकिन इट्स वो जैसे आपने कहा ना कि आपने ये देखना है कि कितनी देर आपने उसको रखना है और कितनी देर आपने उससे निकल। मेरी एक बहुत अच्छी, मुझे एक बात याद आ गई, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, कहने लगा था मैं, है, तो हम एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे कहीं पे, हम लोग बात कर रहे थे, तो गोल्स की बात हुई ना, तो मैंने कहा यार इतने पैसे हों कि यहाँ पे पाकिस्तान में घर चलता रहे, और मैं ना एक मक्का मदीना में मेरा एक घर हो, और मैं बस वहीं पे जाके रह लूँ। तो उसने कहा कि यार तुम पागल आदमी हो, तुम मतलब तुम्हारा मदीना मक्का तो तुम्हारी माँ होनी चाहिए। मैं मतलब इट गिव मी गूज बम्प्स ना। मैंने कहा ये तो किसी ने बात नहीं की। मैं कहा कहाँ, किससे बात करनी है तुम्हारे लिए, किसको कहूँ मैं। तो वो अब मैं व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स ना, दे आर लाइक
नॉट वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड। तो अब जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, उसको शायद उस तरह से या तो उनका ब्रॉटअप नहीं हुआ, या वो डिफरेंस और डिस्टेंस फैमिलीज माँ बाप के साथ इतना रहा ना कि हम कहते हैं कि नहीं यार हम अकेले ही ठीक हैं, और पीपल डोंट टेंड टू ब्लेंड विद देयर फैमिलीज। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। सो मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि कितना व्हेन यू मेट हर मदर, और फिर उसके बाद का क्या, आंटी ने ये नहीं कहा कि ये तो मुंडे थे बाल नहीं ठीक नहीं सर, मेरा तो बड़ा स्मूथ गया सब कुछ। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस कि अब यू सी आई एम सराउंडेड बाय अमेजिंग विमेन। माई मदर, हर मदर, वलिया हरसेल्फ, माई सिस्टर, वलिया की बहनें, आई बी सराउंडेड बाय अमेजिंग विमेन। आई बीन ब्रॉट अप बाय विमेन, ठीक है। तो मतलब आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो गई, और उसके बाद अलग अलग रहना शुरू हो गए। बस मैंने भी आगे पीछे करना करके किसी तरह से 20-25 साल गुजार लिए। तो मेरा ये इशू था कि मुझे शुरू में शायद नहीं, मैं फैमिली के साथ मतलब जो आप बात कह रहे हैं, शायद मेरी फैमिली और फैमिली की उस तरह से ओरिएंटेशन नहीं थी। लेकिन ओवर द टाइम मुझे ये चीज़ सीखने को मिली, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, एंड आई फील आई एम सो लकी, सो लकी कि मेरा जो डायनामिक है ना मेरी अम्मी का और वलिया का, वो बहुत क्यूट है यार। वो इतना अमेजिंग है ना सर। और मतलब मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जिन घरों में ये मसले होते हैं, उन घरों में ये बहुत बड़ा मसला होता है, और रोंदा बेचारा मुंडा ही जानता है, ठीक है। तो मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंशन कभी रही नहीं, ये वाली। मेरी अम्मी माशाल्लाह जितनी वो स्वीट और अकोमोडेटिंग वो हैं, उतनी ही माशाल्लाह वलिया भी है। और वलिया की जो अम्मी हैं वो माशाल्लाह, वो तो एक इंस्पिरेशन है ना हमारे लिए। आप यकीन करें, हम उनको देखते हैं, हम उनको कहते हैं यार कि मैं मतलब इन सालों में मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अगर शाम तक काम कर लूँ तो मैं घर जाके लंबा हो जाता हूँ कि यार मैं बस में मेरा काम हो गया, टीवी शीवी लाओ, रोटी शोटी खाओ तो बह जाओ। यार वलिया की अम्मी सर दिन में कम से कम कोई 4 डिफरेंट काम करती हैं, और उसके बाद फिर भी उनमें एनर्जी होती है कि वो वॉक पे चली जाएंगी, वो ड्राइव पे चली जाएंगी। शी हैज़ अ फुल ऑन सेटअप ऑफ डोनेशंस, जिसको मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि यार ये किस तरह से मैनेज करती है, और खुद करती हैं सारा कुछ। उसके अलावा अपनी पेंटिंग भी करती हैं, क्रिएटिव साइड पे वो खुद भी पॉडकास्ट चला रही हैं, तो मतलब सब कुछ वो कर रही होती हैं। तो मैं आई फील रियली लकी टू बी सराउंडेड बाय सच अमेजिंग वुमेन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मेरे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए, आई वॉज नॉट लाइक दिस 4 years ago, 5 years ago। अच्छा, हाँ, मैं एक बहुत प्रॉब्लमैटिक किस्म का आदमी था, ठीक है। तो लेकिन मेरे अंदर जो चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, वो मेरे इर्द गिर्द जो औरतें हैं उन्हीं की वजह से। वेरी नाइस। फैज़ान, आपका हमने बहुत वक्त ले लिया। ख़वातीनो हज़रात, ये थे फैज़ान समीर साहब। हमने इनसे फ़ुटबॉल पे भी बात की, थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ पे भी बात की। हम कोशिश करेंगे कि फैज़ान और वलिया को एक साथ बिठाएं किसी दिन इसी पॉडकास्ट पे। और उससे पहले हम जिस दिन इन्होंने हमें वक्त दे दिया, तो हम आपसे कुछ सवाल भी लेंगे, वो हम फिर ऑडियंसिस के आप लोगों से पूछेंगे। और आपने ये क्लिप हम अलग से डालेंगे, और आपने इन दोनों को नीचे टैग करके इनको कहना है कि ये दोनों एक साथ आएँ। अगली एपिसोड में हम के पॉडकास्ट की दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।